उस सिस्टम की इंट्रोपी हम लोग चेक कर लेते थे। ठीक है, ये बातें मैंने आपके सामने रखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि H2O सॉलिड से H2O लिक्विड पे जाना। ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस कोई रिप्रेजेंट करता है, कौन एंट्रोपी। तो H2O सॉलिड से लिक्विड पे जाने पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम व्हाट इंक्रीजेस। प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि AU सॉलिड है और AU जा रहा है ये लिक्विड पे। ठीक है, एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड पे जा रहा है, तो देख के तो ये लग रहा है कि इंट्रोपी क्या आपका इंक्रीजेस। ये वाला प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये है नहीं स्पॉन्टेनियस। रीजन क्या है इसके पीछे, 25 डिग्री सेल्सियस पे कभी भी गोल्ड लिक्विड पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस और ये गया स्पॉन्टेनियस। ठीक है, H2O लिक्विड से डायरेक्ट H2O गैस पे कन्वर्ट कर दोगे तो स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि H2O लिक्विड से गैस पे जाना भी इंक्रीज हो रहा है ना इंट्रोपी। जब जब समझ रहे हो, मूवमेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा ना, इंट्रोपी उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक सॉलिड है, ठीक है, पर उसके लिए अलग कंडीशन देगा ना भाई, कंडीशन तो देगा ना अलग। अभी तो रूम टेम्परेचर हम लेके रखे हैं, तो इसमें थोड़ा वेपर बनेगा, जब बनना हो उस टाइम पे बनेगा। उसके लिए कंडीशन देगा ना, टेम्परेचर उसके लिए प्रोवाइड करेगा, समझे। अब जैसे ये मान लो सॉलिड है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट हम कर दिए, तो इसके पार्टिकल एकदम डिसोसिएट हो जाएंगे ना, अलग अलग हो जाएंगे। तो डिसऑर्डरनेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अभी ऑर्डर्ड वे में अरेंज्ड है। ठीक है, पर्टिकुलर सभी पार्टिकल अपने अपने फिक्स पोजीशन पे है, इसलिए ये सॉलिड है। ऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब क्या, जब उसमें पोजीशन चेंज होते रहे, रैंडम मोशन होता रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑर्डरनेस। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखना। ये बातें मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद यस 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 यस, इस टेम्परेचर के वजह से, अदरवाइज इसका जो जिस पे ये मेल्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट अगर यहाँ प्रोवाइड कर देंगे तो फिर तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, समझ गए। तो ये कंडीशन। अब यहां से ये बात समझ में आया कि भैया किसी की इंट्रोपी सिर्फ हम सिस्टम के भरोसे नहीं डिफाइन कर सकते, हमें सराउंडिंग के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, मतलब नेट हमें देखना पड़ेगा। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के सेकेंड स्टेटमेंट में ये ऑब्जर्व हुआ कि किसी भी कंडीशन में अगर वो प्रोसेस हो रहा है, समझ लो, ठीक है, तो इंट्रोपी ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसका, यूनिवर्स का। कभी भी अगर प्रोसेस हो रहा है तो इंट्रोपी इंक्रीज होगा। अब उसमें आप एक आध केस हमसे पूछेंगे, सर इसका इंट्रोपी बढ़ रहा है क्या, तो बाबू अगर फिजिबल है, समझ रहे हो, मतलब अगर प्रोसेस हो रहा है रियल में, तो ऑब्वियसली उसका इंट्रोपी इंक्रीज होगा और ऑलवेज इंक्रीज होगा। यहां पे हम सिस्टम के नाम पे नहीं बोल रहे, सराउंडिंग के नाम पे नहीं बोल रहे, हम यूनिवर्स का बोल रहे। ठीक है, और यूनिवर्स में सिस्टम सराउंडिंग दोनों ही इन्वॉल्व होगा। जरूरी नहीं है कि सिस्टम का इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है डिग्रीज उसी से हम डिफाइन करें, उससे 100% डिफाइन नहीं हो पा रहा था, इसलिए बाद में कंडीशन दिया कि इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is always increases increases। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हो गया। इसको इंट्रोपी को हम साथ में एस से लिखेंगे, यूनिवर्स इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। कभी भी हम लोग सिर्फ, ये तो हमारा सिर्फ सिस्टम हो गया, ये भी हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें गोल्ड का बात करें या वाटर का बात करें, बट सिर्फ सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम लोग इंट्रोपी को डिफाइन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे यूनिवर्स पे। ठीक है, अब मान लो अगर इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है किसी का, ठीक है, तो डेल्टा एस जो होगा यूनिवर्स का, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, मान लो पहले इनिशियल S1,
और फाइनल S2, और S2 ग्रेटर देन क्या आपका S1, तो S2 माइनस S1 करेंगे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज क्या बोल रहा है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या आपका इंक्रीजेस। ठीक है ना। अभी जैसे मान लो अगर मैं यहां बात करूं, ठीक है, कि ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये रीजन हमारा सराउंडिंग है, ठीक है ना, और ये जो होल आप देख रहे हो होल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिवर्स। ये कहां तक जाएगा ये फिक्स हमें नहीं, लेकिन पता है कि होल जो बाकी जो टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्स। इस होल यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है ना वो ऑलवेज इंक्रीज होगा। ठीक है। एक बात मैं बता दूं, सिस्टम सिस्टम पे कुछ भी टेम्परेचर का चेंजेस होगा ना, मान लो यहाँ एसी लगा दिए या आप यहाँ पे हीट जनरेट कर दिए, सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम। अब सिस्टम कितना भी बड़ा लो, ऑलवेज सराउंडिंग ऑलवेज वेरी ग्रेटर देन कंपेरेबल टू सिस्टम। रीजन क्या है, आप सिस्टम में किसी कमरे को चूज करोगे, किसी रूम को चूज करोगे, कंटेनर होगा या कोई बिल्डिंग होगा या कोई शहर होगा, लेकिन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में समझ रहे हो, कितना भी आप बढ़ा लेंगे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में सिस्टम तो निग्लिजिबल ही रहेगा ना। समझ गए। इसके इसमें जो चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट हाँ, ध्यान में मेरी बात रखें, इसका अपना टेम्परेचर और इसका अपना टेम्परेचर होगा, लेकिन दूसरी बात सुन लो कि सिस्टम जो हीट लॉस करेगा वो कहां जाएगा सराउंडिंग में, और अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा वो कहां से आएगा सराउंडिंग से। तो जो ये हीट लॉस कर रहा है और अगर ये हीट लॉस कर रहा है तो सराउंडिंग हीट क्या करेगा गेन। ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड हीट के रिस्पेक्ट में सेम रहेगा, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। ठीक ना, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें कि डेल्टा एस टोटल इंट्रोपी, टोटल इंट्रोपी का चेंज जो टोटल है, तो यहां पे जो इंट्रोपी का चेंज होगा और यहां पे जो इंट्रोपी का चेंज होगा वो दोनों हम देखेंगे। ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और प्लस डेल्टा एस ऑफ क्या आपका सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस क्या आपका टोटल। और ये टोटल का मतलब क्या यूनिवर्स। ओके, समझ रहे हो। अब इसके बाद हमारा कंडीशन क्या है फॉर यूनिवर्स, अगर मैं बात करूं फॉर यूनिवर्स, डेल्टा एस क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें। ऑल प्रोसेस, ठीक है, जो फिजिबल होता है वो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये बात मैंने आपको जब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ा रहा था तब भी बताया था। ओके, तो यहां पे सबसे पहली बात एक लिखेंगे हम लोग, ऑल प्रोसेस इन यूनिवर्स आर irreversible, irreversible in nature, irreversible in nature। और जितना भी प्रोसेस जो इरिवर्सिबल नेचर का है, रियल वाला तो इरिवर्सिबल ही है। यहां से डेल्टा एस जो टोटल है ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा एस ऑफ व्हाट यूनिवर्स क्या हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो ये कंडीशन आप आज के बाद याद रखना कि डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 एंड फॉर व्हाट इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इरिवर्सिबल ग्रेटर देन 0। ओके, ये बात आप याद रखना। पहले जो मैंने आपको पढ़ाया वो था Q1 by T1 plus Q2 by T2 equal to 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं। तो वो तो कार्नोट साइकिल के हेल्प से हम निकाल रहे थे, जब भी कार्नोट का बात हो तब हम उसका यूज करेंगे। बट ये जो है होल केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जब भी हम लोग एंट्रोपी का कंडीशन देखते हैं तो इस कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं। ओके बच्चों, अब सुनो,
जितना भी प्रोसेस है रियल लाइफ में वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और जो भी प्रोसेस होगा उसमें एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ इरिवर्सिबल ग्रेटर देन जीरो, यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, एंड टोटल क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान रखना कि जो डेल्टा एस टोटल है वो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि जो भी प्रोसेस इरिवर्सिबल वे में हो रहा है वही रियल है। याद करिए, हमने बोला था कि जो इनफाइनाइट स्टेप में वो होता है रिवर्सिबल, बट वो रियल नहीं है, वो थ्योरेटिकल है, बस हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, वैसा कोई होता नहीं है। होता तो इरिवर्सिबल ही है। तो अगर कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है उसमें यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। और जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस का नाम क्या है? इरिवर्सिबल। इसलिए हम यहां से क्या बोल रहे हैं? डेल्टा इज इरिवर्सिबल ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, बच्चे बोल रहे फिर से रिपीट करो सर। सुनो, जैसे मैंने आपको यहां से जो पूरी बात बताया कि यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीजेस ऑलवेज। ठीक है, तो ये ऑलवेज मतलब क्या? जो प्रोसेस होगा उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगा। डेल्टा एस अपॉन यूनिवर्स क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, और डेल्टा एस यूनिवर्स मतलब टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा ऑफ सराउंडिंग क्या आपका? ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना? तो ये कंडीशन यहां से आ गया। अब बात यह कि जो भी प्रोसेस होता है रियल लाइफ में वो कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब अगर जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस ऑफ इरिवर्सिबल ही क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। जो बच्चे बोलते सर रिपीट करो, क्या उनको समझ में आया? जो बोले थे रिपीट करो, उनको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो सुनो, अब बात होता है यहाँ पे रिवर्सिबल का कि सर रिवर्सिबल पे क्या होगा। तो मेरी बात सुनो, रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में। ठीक है, अब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ होता ही नहीं है तो एंट्रोपी में चेंजेस कुछ आएगा क्या? नहीं, यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि वो प्रोसेस हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, सो डेल्टा एस ऑफ रिवर्सिबल इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। अगर प्रोसेस नहीं हो रहा तो उसमें जो एंट्रोपी चेंज आप देखोगे वो एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा आपका? जीरो। समझ में आया? क्लियर? अब सुनो, यहां से कंडीशन क्या आ गया कि अगर मुझे बताना है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो यहां से अब आएगा कंडीशन कि जब भी प्रोसेस होगा, खुद समझिए, जब प्रोसेस होगा तभी तो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस है, जब नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, समझ रहे हो? और आपको पता होगा जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन कहां पर जाते हैं? इक्विलिब्रियम को अटेन करते हैं। मतलब इस रिवर्सिबल में से इक्विलिब्रियम आउटपुट मिलेगा। तो यहां से कंडीशन आ गया कि डेल्टा एस स्पॉन्टेनियस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस नॉन स्पॉन्टेनियस लेस देन जीरो, एंड डेल्टा एस इक्विलिब्रियम इक्वल टू जीरो। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा और इसी के हिसाब से बच्चों हम लोग कभी भी किसी की एंट्रोपी डिफाइन करते हैं। ठीक, तो यहां पे ये 3 लाइन आप याद रखना, इसको मैंने डिटेल में समझा दिया है कि डेल्टा एस ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रेटर देन जीरो। ये स्पॉन्टेनियस का ग्रेटर देन की जीरो क्यों है? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस ही तो अगर हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस है, और इरिवर्सिबल में मैंने प्रूफ करके बताया डेल्टा एस इरिवर्सिबल क्या है? ग्रेटर देन जीरो। सो डेल्टा एस स्पॉन्टेनियस क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या हो गया? लेस देन जीरो। और जो इक्विलिब्रियम है वहां पे डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। बस, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसके हिसाब से कि भैया फर्स्ट डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग
लेस देन अगर जीरो आ रहा है, मतलब आप ये कह सकते हैं डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स लेस देन जीरो, तो कैसा हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट पॉसिबल। ओके, इसके बाद आप देखिए दूसरा, अगर ऐसा आ गया कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये दोनों का सम यूनिवर्स कहलाता है। अब ये कौन सा हो गया आपका? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये कैसा है? फिजिबल है ना, पॉसिबल है ये प्रोसेस। यहाँ एंट्रोपी क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। और कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकता एंट्रोपी अगर पॉसिबल होगा तो। अगर डिक्रीज करवा रहे मतलब थियोरेटिकली करवा रहे। ठीक है, तीसरा तीसरा और एक बात तो ये बात दिमाग में फिट रखो, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको डेफिनेशन बताए थे कि जो अपने मर्जी से हो जाए, है ना, जो प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? स्पॉन्टेनियस। और जो फोर्सफुली होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीजर में अगर रख देंगे वाटर को तो आइस बन जाएगा, वो भी तो है, वैसा थोड़ी ना है। ठीक है, थर्ड में थर्ड में कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग का जो सम है इक्वल टू जीरो, मतलब जितना चेंज होगा सिस्टम में उतना ही चेंज होगा एंट्रोपी का सराउंडिंग में। एक पॉजिटिव में दूसरा निगेटिव, तो नेट क्या हो गया? जीरो। इसलिए ये कहां पे चला गया आपका? इक्विलिब्रियम पे। और डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम मतलब यूनिवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो एट इक्विलिब्रियम। यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों? तो आंसर दे दो एक बार प्लीज हमें। गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। गिव मी आंसर प्लीज, यस एंड और नो। लिख लिए बच्चों? लिख लिए बाबू? ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान से। इसके बाद क्या है? ये क्यू, ये सिस्टम और ये रीजन क्या है? सराउंडिंग। तो एक बात तो आपको मैंने बता ही दिया, ये बात आप हमेशा ध्यान रखो कि जो हीट अगर आ रहा है तो सराउंडिंग से कहां आएगा? सिस्टम में। और अगर जा रहा है तो सिस्टम से कहां जाएगा? सराउंडिंग में। तो जो मैग्नीट्यूड यहां से लॉस हो उतना ही एब्जॉर्ब किया, और जितना ये लॉस की उतना ये एब्जॉर्ब करेगा, मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, ऐसे नॉर्मल कंडीशन ऐसे समझ सकते हैं आप। अब एक बात आप जान लीजिए कि अगर हम ऐसे लिखे कि क्यू ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस क्यू ऑफ क्या? सराउंडिंग। या फिर क्यू ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू क्या? माइनस क्यू ऑफ सिस्टम। ये लाइन समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आपको पता है ना, हीट एब्जॉर्ब क्या होता है? पॉजिटिव। रिलीज क्या होता है? निगेटिव। तो हर बार साइमल्टेनियसली अगर एक एब्जॉर्ब करेगा दूसरा रिलीज करेगा, एक रिलीज करेगा दूसरा एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए एक पॉजिटिव में आएगा दूसरा निगेटिव में आएगा। ओके, क्लियर? अंडरस्टैंड? ठीक है। और अब एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग क्या बोलते हैं?
क्यूपी को एच बोलते हैं, डेल्टा एच। क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एच ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ क्या, सराउंडिंग। ठीक है, सुनो, बोलो यहाँ पे हमें आंसर दो, क्योंकि बहुत मास्टर की स्टेप है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये जो चीज मैंने लिखा है ये समझ में आया आपको? पहले ये बता दो हमें यार, गिव मी आंसर प्लीज, अंडरस्टैंड। ये हमने कैसे लिखा समझ में आ रहा है? ये नहीं समझोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं डेल्टा एस कैलकुलेशन पे। डेल्टा एस कैलकुलेशन पे तो डेल्टा एस होता है बच्चों डी क्यू बाई टी, डी क्यू बाई टी। अब सुनो हमारी बात, यहां पे दो बातें हैं कि डी क्यू बाई टी, क्यू पुट करेंगे आप सिस्टम का तो डेल्टा एस सिस्टम का आ जाएगा, क्यू पुट करेंगे आप सराउंडिंग का और टी पुट करेंगे सराउंडिंग का, तो डेल्टा एस किसका आ जाएगा, सराउंडिंग का आ जाएगा। फिर दोनों को मिला के ऐड कर देंगे इंडिविजुअली लागू पर, तो किसका आ जाएगा, यूनिवर्स का आ जाएगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो, सिर्फ अगर बोला चेंज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम या बताओ इसका सराउंडिंग का, तो आप डेल्टा एस कर देना सिस्टम, तो क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग तो क्यू ऑफ सराउंडिंग बाय टी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, अब देखो यहां से डेल्टा एस इक्वल टू आता है डी क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला इसका। अब इसमें दो बातें हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो क्यू के टर्म्स में वेरिएबल है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट देन डेल्टा एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टी डी क्यू, एंड फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बट इस कंडीशन के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब अगर मान लो हमें लिखना है डेल्टा एस ऑफ क्या, सिस्टम, तो क्या लिखेंगे, क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टी। समझ गया, ये टी जो आप लेंगे, ठीक है, ये जो टी आप लेंगे ये किसका लेंगे आप, सिस्टम का टेम्परेचर। ठीक है, समझ रहे बाबू, ये कैसे लिखे, क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी ऑफ सिस्टम। और दूसरा, अगर मैं बात करूं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कि डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्यू ऑफ सराउंडिंग बाय टी ऑफ क्या, सराउंडिंग। और इस क्यू ऑफ सराउंडिंग को अगर सिस्टम के फॉर्म एक्सप्रेस करें तो क्यू ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस क्यू ऑफ सिस्टम। ओके, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ऐसा कि माइनस क्यू ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय टी ऑफ क्या, सराउंडिंग। ये चीज आप ध्यान रखना। यहां माइनस क्यों आ गया, क्योंकि हमने क्यू सराउंडिंग को सिस्टम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया और हमें पता है कि सराउंडिंग और सिस्टम की जो माइनस का डिफरेंस है बस, तो ये हमारे बात आ गया कंडीशन। मान लो हमारे पास फेज ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो अगर दिया कि सॉलिड से जा रहे लिक्विड पे या लिक्विड से जा रहे वेपर पे या सॉलिड से जा रहे वेपर पे, ठीक है, इन सभी पे टेम्परेचर क्या रहता है आपका, कांस्टेंट, एंड प्रेशर भी क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहां पे, तो ये बातें मैंने आपको बता दिया, समझ रहे आप। तो अगर ये हमारा सिस्टम है तो बताए थे ना कि जब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कंडीशन आता है, बोलो। 3 वर्ड बताया था मैंने आपको, एक सब्लिमेशन, एक वेपोराइजेशन, ठीक है, तो एक बताया था आपका फ्यूजन। ठीक, तो जब फ्यूजन होगा
तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन इज इक्वल क्या होगा, डेल एच ऑफ फ्यूजन बाय टी। अगर बात होगा डेल एस ऑफ वेपोराइजेशन, तो डेल एच वेपोराइजेशन बाय टी। ओके, इस तरीके से अपन फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और ये जो टी है, फ्यूजन का मतलब क्या, जब कोई मेल्ट होता है मतलब किस टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। वेपोराइजेशन का मतलब क्या, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है किस पॉइंट पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। ओके, इस बात का ध्यान रखना, कहीं ये बात ना निकल जाए, समझे, ये बात ध्यान रखना, एक एक चीज। ठीक है, अब इस कंडीशन के बाद, इस कंडीशन के बाद एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है, हम ये जा रहे रिवर्सिबली और ये जा रही है रिवर्सिबली। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताया है कि एक्चुअल में ये जो एंट्रोपी होता है किस बात को रिप्रेजेंट करता है, वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, जरा ध्यान से जवाब दीजिएगा, मुझे जवाब आपसे चाहिए और वो भी एकदम अच्छे से दीजिए। मान लो बाबू, ये कंटेनर का वॉल्यूम अभी भी है, ठीक है, यहाँ पे गैस प्रेजेंट है, तो गैस अपना रैंडमनेस मोशन शो कर रहा होगा, इधर उधर मूव कर रहा होगा, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस तो होगा यहाँ पे। लेकिन हमने इसमें करा दिया एक्सपांशन रिवर्सिबल वे में, डेल्टा भी का। तो देखिए वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो भागने का टेंडेंसी और ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। इंट्रोपी क्या हो गया, इंक्रीज। ठीक है, अब मान लो डेल्टा भी का चेंज आ रहा है, अभी फाइनल वॉल्यूम इसका V1 है। सेम इसी सिस्टम को बच्चों हम इरिवर्सिबल वे में वॉल्यूम का चेंज करवा रहे हैं, इरिवर्सिबल वे में हम वॉल्यूम का चेंज करा रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि यहां पे बी डेल्टा भी का ही चेंज हम करा रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम भी इसका V1। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जितना गैस के पास वॉल्यूम भागने कूदने उछलने के लिए जो ये पॉइंट जितना रीजन है, उतना ही रीजन तो यहां भी होगा जब आप रिवर्सिबल वे में कराओगे, कुछ अलग तो नहीं होगा। मतलब कुल मिला के जितना इंट्रोपी यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है उतना इंट्रोपी यहां भी हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं, सिस्टम का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ सिर्फ सिस्टम का बात कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है कि इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। अब रिवर्सिबल वे में कराओ या इधर से इरिवर्सिबल वे में कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जो चेंज है ये चेंज क्या हो जाएगा, दोनों बराबर। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये बेटा कि अगर आप निकालते हैं एस बी माइनस ऑफ एस ए, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ क्या, रिवर्सिबल, और ये कैसा है आपका स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो वैसे ही कंडीशन ये है कि एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ इरिवर्सिबल। ठीक है, और ये भी आपका स्टेट ही फंक्शन है, तो यहां पे हम लिख देंगे डेल्टा एस ऑफ रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ इरिवर्सिबल। अब मेरी बात सुनो, टेम्परेचर चेंज हर केस में तो नहीं करता ना बाबू, टेम्परेचर चेंज तो एडियाबेटिक वाले केस में करता है या जिसमें करता है। यहां मैं एक नॉर्मल सा बात बता रहा हूं, नॉर्मल सा, ठीक है, कि सेम कंडीशन ऑब्जर्व हो रहा है, ये स्टेट फंक्शन है, हम इसके हिसाब से बता रहे हैं। और हम जब टेम्परेचर देखेंगे उस टाइम हीट को भी तो देखना पड़ेगा। जैसे आपका कहना है कि सर मेरी बात सुनो, एक बच्चे ने हमें क्वेश्चन राइज किया
कि सर ये जो आप लिख रहे हो कि डेल्टा एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू इरिवर्सिबल, लेकिन डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, तो टेम्परेचर तो चेंज होता है। तो मैं तुमसे बताना चाहता हूं बाबू, सुनो मेरी बात, कि टेम्परेचर चेंज होता है किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में है, ठीक है ना। रिवर्सिबल में कुछ और टेम्परेचर फाइनल, इरिवर्सिबल में कुछ और, ओके। लेकिन बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज क्या है, जीरो, वहां का एंट्रोपी चेंज हम क्या मारेंगे, जीरो मारेंगे, समझ रहे बात। तो दोनों केस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो। अब रिवर्सिबली कराओ तब भी हीट एक्सचेंज जीरो, इरिवर्सिबल मैंने कराओ तब भी हीट एक्सचेंज जीरो, ओके। और दूसरी बात है कि इंट्रोपी में सिर्फ टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं है, इंट्रोपी में क्यू के साथ टेम्परेचर इन्वॉल्व है। तो ऑब्जर्व ये होता है कि ये रेशियो है, और रेशियो में टेम्परेचर और क्यू का रेशियो जब भी आप निकालोगे, रिवर्सिबल में रिवर्सिबल में सेम ही आएगा। लेकिन ये जो बातें मैं लिखा हूं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सिस्टम, ओनली फॉर सिस्टम, क्योंकि ये बातें हम जाके सराउंडिंग में नहीं चेक कर सकते, क्लियर। तो ये एक ऐसा सा छोटा सा पॉइंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं बाद में। गिव मी आंसर प्लीज, अंडरस्टैंड और नॉट। जल्दी से दे दो यार, जल्दी से दे दो भाई, जल्दी से दे दो, जल्दी से दे दो आंसर, गिव। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर चीज का लॉजिक है, और जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझे मजा आया, ऐसे पूछते हैं ना बच्चे तो अच्छा लगता है यार, लगता है कि हाँ सीरियस है, ठीक ना। अब यहाँ पे पूरी बात आ गया। अब एक कहानी और मैं लिख रहा हूं, कहानी का नाम है क्लेसियस इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। कुल मिला के बात ध्यान से सुनिएगा। क्लेसियस इनइक्वालिटीज, क्लेसियस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इनइक्वालिटीज दिया, जो भी चीज आपने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे जाके। अब इसमें कंडीशन क्या बताएगा, सीधा बात, कि डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है बाबू। ग्रेटर देन जीरो, और एक कंडीशन आया लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये क्लेसियस इनइक्वालिटी कहां से आया, तो ये आया है फ्रॉम, बेटा फ्रॉम, ये आया है फ्रॉम कार्नोट साइकिल। और कार्नोट में क्या बताया गया था कि डी क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया, डी क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। ग्रेटर देन जीरो क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। और लेस देन जीरो अगर लिखा है तो फिर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल, मतलब पॉसिबल। अब देखो, ये जो मैं अभी लिखा हूं और इधर जो मैं आपको पढ़ाया हूं वो अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन ये कुछ और कंडीशन है, ये हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड बाय यूजिंग यूनिवर्स, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये दिया गया। और ये क्लेसियस का जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी बेस्ड है कार्नोट साइकिल पे, ठीक है। और कार्नोट में तो यही आया था ना कि कभी भी हम लोग जो निकालते हैं प्रैक्टिकली इफिशियंसी, वो थियोरेटिकल से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर लेस देना तो पॉसिबल है, मतलब कैसा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये बात याद रखिएगा, फ्रॉम कार्नोट साइकिल, जो पहले ही आपको बता चुका हूं, आप देख लेना कब कहां कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये जनरल हो गया। और अगर हम बात करें फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड